Hello dear students, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो डिसेबिलिटी थी उसको खत्म किया था, उसके बाद डिसऑर्डर्स को खत्म किया था। आज हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड और डिसऑर्डर्स से रिलेटेड जो पर्टिकुलर टाइप की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में सीधा शॉर्ट नोट में वो सिर्फ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस पूछ लेता है, जैसे डिसलेक्सिया को आपसे पूछ लिया, राइट। जैसे वो डाउन सिंड्रोम को आपसे पूछ ले, बाइपोलर पर्सनैलिटी क्या है ये पूछ ले। इस तरह के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, राइट, या फिर डिसऑर्डर्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिजीज हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बड़ा अच्छी तरह से दी हुई है डॉक्टर मिस्टर संजय कुंद्रा की बुक में, तो आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। इन सारी की सारी जो डिसेबिलिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मैंने लिया है इसी बुक से, राइट। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, राइट। ये खुद मैंने बुक पढ़ी है। इसका पिछले एडिशन से ये वाला एडिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इवन दैट कॉन्सेप्ट के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं हमेशा। तो हम लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी की वजह से जो प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनको पढ़ेंगे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी को बेसिकली हम लोग मोबिलिटी डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, मोबिलिटी डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, और इसको हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी भी इसी को बोलते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। जहां तक बात है कॉग्निटिव को, तो कॉग्निटिव को हम लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, राइट, देन उसके बाद सेंसरी डिसेबिलिटीज, देन उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, इसको हम लोग साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। देन वी टॉक अबाउट द ब्लड डिसेबिलिटी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज जो है उसके बारे में बात करेंगे। देन फाइनली मल्टीपल डिसेबिलिटी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें सबसे पहले आती है मैनुअल डेक्सेटेरिटी। इट इज एन एबिलिटी टू यूज योर हैंड स्किलफुल, राइट, coordinated the way to grasp and manipulate objects and demonstrate small precise movements। मतलब अपने हैंड स्किल्स के द्वारा कितने ज्यादा फाइन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स आप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्ट को करने के लिए, वो कहलाती है आपकी नॉर्मल कंडीशन। और मैनुअल डेक्सटेरिटी में क्या होता है, इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स ऐसी आ जाती हैं, कुछ नॉर्मल सिचुएशंस ऐसी नहीं रहती, नॉर्मल फॉर्मेशन ऐसी नहीं रहती, जिसकी वजह से वो सारे काम आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। जैसे जो नॉर्मल मैन का हैंड है वो इस तरह से रहता है, उसके बाद चिंपैंजी का हैंड आप देखिए इस तरह से है, औरंगटोन का ऐसे, और बबून ये सारी की सारी क्या है, ये मंकी की प्रजातियां हैं, राइट। तो इन सब में जैसे कलम को पकड़ना हो तो ये अंगूठे का साइज इतना छोटा है कि ये क्या है, ये पेन को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनके लिए डेक्सटेरिटी है। अगर ऐसी ही सिचुएशन अगर किसी मैन के लिए क्रिएट हो जाती है, छोटे या बड़े लिम्स इस तरह के हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैनुअल डेक्सटेरिटी। मेरे प्यारे बच्चों, मैनुअल डेक्सटेरिटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी मैनुअल डेक्सटेरिटी टेस्ट करते हैं, जिसमें अल्टरनेट जल्दी 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 इनको प्रेस करना होता है दो बटन को, और इसके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, आपका स्कोर देते हैं। देन अगर और फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करी जाए तो अपर लिम्स से रिलेटेड डिसेबिलिटीज हो सकती है, लोअर लिम्स से रिलेटेड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जिसमें क्या हो सकता है, जैसे आपका एम्पुटेशन हो सकता है 4 क्वार्टर का, जैसे आपका हाथ किसी तरह से कटा हुआ है या टेढ़ा कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद ब्लो एल्बो से रिलेटेड हो सकती है, रिस्ट से रिलेटेड, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन हो सकता है उसमें, हिप डिसआर्टिकुलेशन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन अबव नी, राइट, डिसआर्टिकुलेशन ऑफ द नीज। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपको हो सकती है जो अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब से संबंधित हो सकती है। फुट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। उससे ये अलग बिल्कुल इम्पेयरमेंट की एक और मैं क्लास लूंगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फुट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शोल्डर
से रिलेटेड आपकी दिक्कत है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से जब हम उसकी क्लास लेंगे, ठीक है। जब हम स्कालिसिस को डिस्कस करेंगे, जब हम लॉर्डोसिस को डिस्कस करेंगे, स्पेशली अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम डिफॉर्मिटी को डिस्कस करेंगे तब इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। अब चलते हैं आगे। देन एक और डिसऑर्डर की बात करें, अब हम लोग डिसेबिलिटी की बात करेंगे, मेमोरी से रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज हैं, या मैं कहूँ कि कॉग्निटिव लर्निंग डिसेबिलिटी है, इन पे बेसिकली बात करेंगे। जहाँ तक बात करें मेमोरी डिसऑर्डर की, तो मेमोरी डिसऑर्डर में क्या प्रॉब्लम आती है? डिफिकल्टी इन रीडिंग, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। किसकी प्रॉब्लम आती है? बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम आती है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ सकते हैं। इसमें रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और अंडरस्टैंडिंग। देन हाइपर एक्टिविटी को हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की हमें जरूरत है। अब बात आती है डिसलेक्सिया की। इज द डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिजीज है डिसलेक्सिया की, ये काफी बड़े बड़े लोगों को रही है, साइंटिस्ट लोगों को रही है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये प्रॉब्लम रही है, राइट। थॉमस अल्वा एडिशन जो है उनको ये दिक्कत रही है, राइट। हेनरी फोर्ड को भी ये प्रॉब्लम डिसलेक्सिया की रही है। अभी प्रॉब्लम है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हमें जो ब्रेन की फंक्शनिंग आप देखो, तो ब्रेन में एक तरह से हम इमेज क्रिएट करते हैं किसी भी चीज की, राइट। और उसी इमेज क्रिएट करने के हिसाब से ही हम लोग चीजों को समझते हैं। तो 1 2 3 4 ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। ये क्या है? एक नॉर्मल माइंड है। और ये क्या है? ये डिसलेक्सिया से ग्रसित माइंड है, जिसमें 1 कहीं है, 2 टेढ़ा बना हुआ है, 3 कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे 1 + 5 = 6 लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 + 5 यहाँ लिख रहे हैं, 3 यहाँ लिख रहे हैं, कहीं बराबर लगा दिया, कहीं पे कुछ कर दिया। तो ये डिसऑर्गेनाइजेशन होता है एक तरह से लेटर्स का, ठीक है। आई होप दैट कि आप यहाँ पे इसको समझ पाए, राइट। अब इस तरह से इसको देखिए, जैसे हर एक जगह में माइंड में अपने पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जहां से हम एनालिसिस करते हैं चीजों को। जहां तक हम राइट साइड की बात करें या लेफ्ट साइड की ब्रेन की बात करें, तो नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन, म्यूजिक्स, इमेज सबसे पहले, उसके बाद ड्राइंग, कंस्ट्रक्शंस, वॉइस टोन, क्रिएटिव, इंट्यूसिव, स्पाशियल रिलेशनशिप, फेस, शेप, मैप और कॉन्क्रीट, ये सारे के सारे इस साइड में प्रेजेंट रहते हैं ऑर्डर में। सेम ऑर्डर में जितनी भी चीजें हैं वो इस तरह रहती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इनकी जो फंक्शनिंग है वो सेम उस तरह नहीं रह पाती जिस तरह से होनी चाहिए। तब क्या होता है, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, एक और अगली प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो मेडिकल कंडीशन है पर्टिकुलर, और ये डाउन सिंड्रोम, राइट। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो किससे रिलेटेड है? बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ये क्या है? ये एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, डाउन सिंड्रोम एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो आ जाते हैं। बेसिकली अगर क्रोमोसोम्स के लेवल की बात करो आप, जैसे फॉर एग्जांपल 21 पेयर की कंडीशन इसमें होती है कॉपीज में। अबाउट 95% ऑफ द टाइम डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमेनी ऑफ 21। अब क्या होता है, 21:21:21, ये समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ हमारे पास पेयर है x/, राइट, x/, और एक और एक्स्ट्रा पेयर आ जाएगा यहाँ x/। टोटल ह्यूमंस में जो, जहाँ तक हम लोग बात करें क्रोमोसोम्स की, तो कितने 46 क्रोमोसोम्स आपके होते हैं, राइट। लेकिन इन सच कंडीशन ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम्स की जो फॉर्मेशन होती है, राइट, तो वो क्या 23rd × 23rd, ये मेल और ये फीमेल, राइट, तब जाके 46 हम लोग गेट करते हैं। अब इसमें सिचुएशन क्या होती है, इसमें 21 और 21, राइट, इनकी 3 पेयर्स हो जाते हैं। इसकी वजह से समस्याएं क्या होती हैं, इस बात को समझ लीजिए थोड़ी सी।
डाउन सिंड्रोम में प्रॉब्लम ये होती है कि बल्जिंग, शॉर्ट नेक की प्रॉब्लम हो सकती है, पुअर मसल टोन हो सकती है, और सबसे बड़ी जो समस्या इसमें है मेरे प्यारे बच्चों, एडल्ट का जो आईक्यू लेवल है वो 8 से 9 साल के बच्चे तक का रहता है। तो इसमें एक तरह से ये मेंटल डिसेबिलिटी पूरी तरह से पाई जाती है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आपका इनहेरिटेड और जेनेटिकली कॉज्ड है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट डिसेबिलिटी की बात करेंगे, जो बेसिकली क्या है, हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी की सिंपली आप देखो तो हियरिंग डिसेबिलिटी में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमें सुनने की समस्या होती है ठीक से, हम मतलब सुन नहीं पाते हैं बहुत अच्छी तरह से, या फिर ये होता है कि कुछ लैंग्वेजेस हैं, राइट, और उनमें बहुत ज़्यादा हम अच्छी तरह से सेंस नहीं कर पाते पूरी लैंग्वेज को, ठीक है। देन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इंजरी में क्या रहता है कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं, वो सेंस ऑर्गन्स सही तरह से सेंस नहीं कर पाते कि हमें किस तरह का सिग्नल दिया गया है, राइट, सुनने के लिए, और फिर उसके हिसाब से हमें रिएक्ट किस तरह से करना है उसकी भी समस्या हम लोग को आती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और प्रॉब्लम किस तरह से होती है, राइट। इनमें आती है बाइपोलर, बाइपोलर और डुअल पर्सनैलिटी। अब चलो समझते हैं कि बाइपोलर और डुअल पर्सनैलिटी क्या है। तो जहां तक डुअल पर्सनैलिटी की बात करें हम लोग, राइट, या फिर हम लोग बात करें बाइपोलर पर्सनैलिटी की, तो ये दोनों एक ही चीज है, सिनोनिम्स में इनको यूज किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर्मली मैनिक डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन क्या होता है, एपिसोड ऑफ मूड स्विंग, एपिसोड्स ऑफ मूड स्विंग। कभी आपके मन में कुछ आ रहा है, तुरंत आपने मूड बदल दिया, कहीं दूसरे काम करने जा रहे हो आपने चेंज कर दिया। इट इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कॉज एक्सट्रीम मूड स्विंग्स that include to the emotional heights, mania or hypomania, lows like depression. When you become depressed, you may feel sad or hopeless and lost interest, pleasure in most of the activities. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मैच खेलने गए, क्रिकेट मैच आप खेल रहे हैं और उसमें आप हार गए, तो आप दूसरे मैच के लिए खेल ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, गेम अच्छा नहीं है, या तरह तरह के आप एक्सक्यूज देने लगते हैं। ये एक मिनिया कंडीशन है, राइट। दूसरा ये है कि आपने कभी ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा था कि बहुत ज्यादा चैलेंज मिलेगा, आप किसी कंपटीशन को खेलने गए और आपको लगा कि वहाँ बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें होंगी, राइट, बहुत ज्यादा स्पेक्टेटर्स होंगे, ग्राउंड बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको जाते ही वैसे नहीं मिली चीजें जैसे आपने हाइपोथेटिकली सोच रखा था, तो आपका फिर मूड स्विंग हो जाता है कि नहीं यार ये तो वैसा है ही नहीं जैसा मैं सोचने आया था, राइट। तो ये क्या है, ये एक डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और इस टाइप की समस्या एग्जामिनेशन में बच्चों को बहुत होती है। एक्चुअली वो सोच के जाते हैं, कई एक बच्चे बहुत ज्यादा टफ चीजें पढ़ रहे होते हैं विदाउट सिलेबस को सही तरह से देखे हुए, और फिर उसके बाद कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनका फिर मजा नहीं आता उनको एग्जाम ही सॉल्व करने में, राइट। फिर वो बाहर आके कहते हैं यार एग्जाम का कोई लेवल ही नहीं है इस। You have to understand the syllabus, you have to understand the level of the particular examination, the question will be for that particular level only, right, ये आपके हिसाब से नहीं होगा। सो सिजोफ्रेनिया को हम लोग देखेंगे, इट्स अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर इन विच द पीपल इंटरप्रेट रियलिटी एबनॉर्मेलिटी। अब इसको समझने की कोशिश करो, इसमें क्या करते हैं बच्चे, जो रियलिटी है उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसको आप ये मान सकते हो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, राइट, और एक्सट्रीमली डिसऑर्डर्ड थिंकिंग, behavior that impairs daily functionings and can disabling। अब इसमें क्या होता है, पर्सनल्स को इसमें लाइफ लॉन्ग एक तरह से ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, कि जब भी आपका जो पेशेंट है या वो पर्सन है जिसको सर्जोफ्रेनिया है, वो जब चीजों को इंटरप्रेट करता है तो यू हैव टू बी देयर टू मेक हिम करेक्ट, कि ये इस तरह से नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, राइट। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कुछ और, हेमोफेलिया एक और कंडीशन है, HAEMO
PHI हेमोफिलिया। ये कंडीशन है, इसमें क्या है, नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम बोन, नो नॉर्मल क्लॉटिंग। तो ऐसा होता है कि जब आपकी ब्लड क्लॉट होता है, राइट, ब्लड, सपोज दैट कोई वूंड है, और वूंड, उस वूंड से क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड आपका इमिट आउट होगा और फिर उसके बाद क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन हेमोफीलिया कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, राइट। एक और अगर कंडीशन की बात करें तो थैलेसीमिया की कंडीशन है, राइट, थैलासीमिया। अब इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया की कंडीशन में एब्सेंस और लेस अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड। जो आपका हीमोग्लोबिन है, नॉर्मली अगर हीमोग्लोबिन देखोगे आपका, तो 12 से 14 ये माना जाता है वीमेंस में, और 14 से 16 तक ह्यूमंस में, मतलब मेंस में। तो अगर ये क्या है, एक्सट्रीमली अगर लो कंडीशन हो इससे, राइट, तब हम क्या कहेंगे, थैलेसीमिया की कंडीशन। एक और टाइप की डिजीज इससे उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं हम सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज। अब इसमें क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी आपकी है, नॉर्मल ब्लड काउंट से बहुत कम ब्लड काउंट की अगर कंडीशन है, तब हम उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम उसको बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। एक और कंडीशन की बात करेंगे हम लोग, स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस में क्या होता है, बेसिकली इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम कॉजिंग द सब बॉडी पेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है, न्यूरल ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो पाता, उसकी वजह से हमें काफी पेन होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि सबसे अगर ज्यादा पेन की बात करें तो वो नर्व से रिलेटेड ही पेन होते हैं, जैसे सियाटिका का पेन, राइट। देन उसके बाद आता है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या है, इट इज एन मसल ट्रेमर और शेक ड्यू टू द पुअर नर्वस स्टिमुलस। और नर्व का पूरी तरह से स्टिमुलस अगर इसमें नहीं मिल पाता, मींस आपकी नर्व सिग्नल देती है, उसी के हिसाब से आपके लोकोमोशंस होते हैं। अगर ऐसा हो कि जो नर्व के सिग्नल्स हैं वो वीक हों, राइट, उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी आपके हाथ हथेलियां कांपने वगैरह लगती हैं। तो उस टाइप की कंडीशंस को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। तो आज हम लोग बात कर रहे थे जो मेडिकल पर्टिकुलर कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड, चाहे वो डिसऑर्डर से रिलेटेड हो या फिर वो कॉज्ड हो सकती हैं किससे, डिसेबिलिटी से, राइट। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।